क्या हाल है एंग्री बुल्स। सो वेलकम बैक टू द चैनल। आई थिंक बुल्स वापस अपने फोकस में आ गए हैं पूरे फुल ऑन तेजी में। और बेयर्स का कंट्रोल फिर से खत्म कर दिया है। मतलब एक दिन में बेयर्स ने जो करा वो वापस बुल्स ने पूरा का पूरा ऊपर खींच लिया। सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था कि निफ्टी बेसिकली 20 मूविंग एवरेज के पास रुकी है, और जब तक वो वहां पे रुक रही है तब तक ओवरऑल अभी सेफ जोन में है। ठीक है। सो अभी मैंने निफ्टी का चार्ट खोल के रखा है। लेट्स ओपन अगेन दिस बॉलिंजर बैंड। ठीक है। इसमें जो डिफॉल्ट वैल्यूज लगी हुई होती हैं वो ऑलरेडी 20 मूविंग एवरेज लगी हुई होती है। ठीक है। अगर आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो जो बीच वाली जो मिडिल लाइन चल रही है 20 मूविंग एवरेज की, बॉलिंजर बैंड पे वहीं पर ही वापस आकर के इसने बाउंस दिया। आज भी ऐसा हुआ कि उसके आसपास आई और अगेन एक बाउंस दे दिया। ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या रेजिस्टेंस मिलेगा, क्या सपोर्ट लेवल्स रहेंगे, वो हम चीज को क्लियर करते हैं। राइट। तो फिलहाल के लिए हम इसका ओके। सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस एक्चुअली मिलेगा कहाँ पर? राइट। सो नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो है जहां पे मार्केट पहुंचने के बाद एक अपने लेवल्स पे सेलिंग प्रेशर मिल रहा था, विच वाज अराउंड 13,777, वो ही एक रेजिस्टेंस का काम करेगा फॉर फर्दर अपसाइड। ठीक है। और नीचे का मैंने क्लियर कर दिया कि जब तक 20 डेज मूविंग एवरेज नहीं टूटेगा तब तक बेरिश मूव नहीं आएगा। और इन केस अगर वो टूट जाता है तो नीचे के लेवल 12,770 के आसपास जो हमने कैलकुलेट करे थे लास्ट टाइम। ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ बुल्स आर अगेन सेफ, बिकॉज हम अभी 220 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहे हैं। नाउ लेट्स कम ओवर टू एक्सपायरी। क्या होगी एक्सपायरी का व्यू, क्या लगता है? तो इसके लिए इट्स बेटर कि हम एक छोटे टाइम फ्रेम का चार्ट खोल लेते हैं और यहाँ से बॉलिंजर बैंड हटा देते हैं। ठीक है। ये सब कुछ हम हटा देते हैं, इनकी किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है हमें। ओके। सो अगर मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ, आई थिंक इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। अगर मैं 15 मिनट का चार्ट खोलता हूँ तो यहाँ पे ये एक जोन बना हुआ है 13,663, जो कि मेरे को एक ऐसा जोन लग रहा है जहां पे हो सकता है कि एक छोटा सा सेलिंग प्रेशर या प्रॉब्ली रेजिस्टेंस मिल सकता है। ऐसा नहीं बोल सकते कि सेलिंग प्रेशर मिलेगा, बट यस वहां पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस मिल सकता है। किसी वजह से अगर ये लेवल अगर क्रॉस कर जाएगा 13,665 ऑन क्लोजिंग, 15 मिनट के ऊपर अगर सस्टेन करता है, तो ही हम नेक्स्ट अपसाइड की तरफ चलेंगे, विच इज अराउंड 770, 13,770। तो अगर वो वहां पे किसी वजह से क्लोजिंग नहीं देता तो आई थिंक अगर वो नीचे के लेवल्स हमें यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 450 457 और लेवल्स के आसपास हमें दिख सकते हैं। ये हो गया चार्ट के ऊपर व्यू। ठीक है। चार्ट का व्यू से बेटर हम देख लेते हैं कि ऑप्शन डेटा क्या कह रहा है। ऑप्शन डेटा की वजह से हमें ज्यादा क्लैरिटी मिल। सो नाउ मैंने ऑप्शन डेटा पहले से खोल के रखा भाई। ये मैंने साइट आपको पहले ही बताई थी, nseindia.com, जिसमें आपको ओपन इंटरेस्ट के बारे में आइडिया लग जाएगा। ठीक है। सो अगर मैं ये ऑप्शन डेटा खोल रहा हूँ तो यहाँ पे कुछ 50 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं 13,700 की कॉल पे, जो कि लेट से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा जब तक ये स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट्स वहां पे ओपन रहेंगे। और यहाँ पे कोई कवरिंग नहीं आती है, तब तक प्रॉब्ली ये एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेंगे थर्सडे की एक्सपायरी के लिए, जो कि कल है। ठीक है। नीचे की तरफ देखते हैं। नीचे की तरफ जो मेजर कॉन्ट्रैक्ट्स मेरे को दिख रहे हैं वो 13,500 पे दिख रहा है, जो कि अराउंड 39 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि ओपन है पुट में। और उसके फर्दर अगर हम चले जाते हैं तो 37 लैक्स का कॉन्ट्रैक्ट ओपन है 13,400 पे। ठीक है। तो अगर मैं एक ओवरऑल अगर मैं रेंज एक्सपेक्ट करता हूँ तो मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा अराउंड 13,460 से लेकर के 13,720 ऑड लेवल्स तक। मुझे लगता है कि ये एक रेंज रहनी चाहिए निफ्टी के लिए कल के लिए। ठीक है। तो ये डेटा जो है बेसिकली ओपन इंटरेस्ट को ध्यान रखे मैं बता रहा हूं। और जो दूसरा मैंने आपको बताया कि मेरे को 663 665 और लेवल्स पे एक छोटा सा इंट्राडे पे रेजिस्टेंस दिख रहा है,
अगर गैप अप खुल जाता है और वहां से ऊपर जाता है तो शायद हम ऊपर 770 और लेवल्स के आसपास जा सकते हैं, बिकॉज वहीं पर ही एक रेजिस्टेंस बनेगा। अगर वो नहीं बनता तो वहां पर एक छोटा सा पुल बैक आ सकता है, ठीक है। 2000 years later. निफ्टी, बैंक निफ्टी में भी हमने लास्ट टाइम बॉलिंजर बैंड लगाया था, इसको लगा लेते हैं। अब आप देखो कि कितना क्लियर व्यू रहा बॉलिंजर बैंड पे, जब हमने क्लियर करा था कि यार जो नीचे का लेवल है लोअर लेवल के पास आकर के वहां पे टच करा बॉलिंजर बैंड पे और फर्दर एक अपसाइड इसने दिखाई। बट नाउ द प्रॉब्लम है जो 20 मूविंग एवरेज है बॉलिंजर बैंड की, जो मिडल लाइन है, ठीक है, प्रॉब्ली वहां पर जाकर के बैंक निफ्टी को एक छोटा सा लेट से रेजिस्टेंस मिल सकता है, ठीक है, जो कि एक पुराना रेजिस्टेंस भी है। अगर इन केस इस लेवल पे मिलता है तो ये एग्जैक्ट हमारा आएगा 30,111, 30,110 से लेकर के 111-12 के आसपास रेजिस्टेंस है। बट दीज लेवल्स आर ऑन क्लोजिंग बेसिस, तो जो भी क्लैरिटी मिलेगी वो जब इसके ऊपर क्लोज हो जाएगा तो ही हमें एक फर्दर अपसाइड मिलेगी। अदरवाइज हो सकता है यहाँ पर एक रेजिस्टेंस जोन मिल जाए, ठीक है। प्लस ये जो कैंडलस्टिक बना रहा था एक रिवर्सल कैंडलस्टिक का, 3 कैंडलस्टिक का कॉम्बिनेशन था। बट द प्रॉब्लम इज अगर ये इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाता तो शायद हमें एक बेटर कंफर्मेशन मिल जाता कि अब तो यहाँ से रिवर्सल है ही, बट अभी वो हमें नहीं मिला। तो लेट्स सी अगर इसके ऊपर क्लोजिंग होगी तो ही एक फर्दर अपसाइड मिलेगी, अदरवाइज नीचे के अभी सपोर्ट्स बचे हुए हैं यहाँ पे, राइट। तो इंट्राडे में क्या होगा? इंट्राडे का एक शॉर्ट टर्म 15 मिनट का एक व्यू निकाल लेते हैं। ओके, सो इंट्राडे में एक 15 मिनट का व्यू निकाल लेते हैं कि एग्जैक्टली exactly क्या लग रहा है। ऊपर मैं एक चीज लगाना चाहूंगा विच इज कॉल्ड फिबोनाकी। तो फिबोनाकी पे हम देखते हैं रिट्रेसमेंट में कि हमें कहाँ तक शॉर्ट टर्म में ये अपसाइड दे चुका है और क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं तो टॉप से लेकर के नीचे बॉटम तक बैंक निफ्टी जो भी अपनी आई, यहां से ये अपना 50% रिट्रेसमेंट दे चुका है, ठीक है। ओके, सो यहां से जब इसने अपना बाउंस दिया तो एक बार ये 50% रिट्रेसमेंट दे चुका है। फर्दर इसको ऊपर जाने के लिए अगर ये यहाँ से अपने 50% रिट्रेसमेंट को तोड़ता है, सो नेक्स्ट लेवल वुड बी 30,195 और लेवल्स, अगर ये उसके ऊपर जाता है तो। वरना एक बारी नीचे की तरफ 23.6 परसेंट वापसी दिखा सकता है, ठीक है। अगेन हम बेटर कंफर्मेशन के लिए लेट्स गो टू दी ओपन इंटरेस्ट ऑफ बैंक निफ्टी, वहां से ज्यादा बेटर क्लैरिटी मिल जाएगी कि यार एक्चुअली क्या व्यू निकल के आएगा नेक्स्ट डे की एक्सपायरी के लिए, बिकॉज हम 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम देख रहे हैं और एक छोटा टाइम फ्रेम हुआ। मैंने बैंक निफ्टी खोल के रखा हुआ है ऑलरेडी और हम देखते हैं कि एग्जैक्टली ज्यादा जो हेवीनेस है कहाँ पे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। अगर मैं कंपेयर कर रहा हूँ तो मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्ट जो ओपन है कॉल साइड में वो 42 लाख कॉल्स ओपन है 30,500 रुपए के आसपास। बट अगर हम थोड़ा सा और नीचे लोअर साइड आ जाते हैं तो 35 लाख के आसपास कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। 30,000 और 30,000 बेसिकली एक साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है, तो वो लेवल क्रॉस करना भी थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। नीचे की तरफ देखते हैं क्या है नीचे। अगर मैं सेम साइज के कॉन्ट्रैक्ट्स अगर मैं कंपेयर करता हूं तो 36 लाख कॉन्ट्रैक्ट ओपन है पुट साइड में, जो कि 29,500 पे है, ठीक है। तो 30,000 को तोड़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, बट आई वुड एक्सपेक्ट कि यहाँ पे देखो 30,000 वाले को लॉस कब होगा हम ये देख करके चलते हैं। कि मान लो फॉर एग्जांपल मैंने 30,000 रुपए की कॉल बेची हुई है, लेट से, और मैंने जो प्रीमियम रिसीव करा फॉर एग्जांपल 108 रुपए का प्रीमियम रिसीव करा। अब मुझे लॉस कहाँ पे होना शुरू होगा? अगर बैंक निफ्टी 30,108 रुपए के ऊपर ठीक है वहां पे अगर ये क्लोज देना शुरू करता है तो मुझे वहां पे लॉस होना शुरू होगा और मैं अपनी पोजीशन को जल्दी जल्दी कवर करूंगा, जो मेरी कॉल है मैं उसको कवर करना शुरू करूंगा। तो अगर मैं कॉल को कवर करूंगा तो शॉर्ट कवरिंग होगी और उतनी ही तेजी से बैंक निफ्टी वापसी कवर होनी शुरू हो जाएगी। तो आई एक्सपेक्ट कि अगर ये किसी वजह से ये वाले कॉल्स अगर कवर नहीं होते हैं और 30,000 के नीचे अगर रहता है तो डाउनसाइड पे जो सपोर्ट लेवल आएगा वो आएगा अप्रोक्सीमेटली 29,500 पे, और उसके पहले 29,600 पे। तो 29,500 29,600 एक सपोर्ट लेवल दिखते हैं। रेजिस्टेंस के लिए मैं
एक्सपेक्ट करूंगा कि 30,170 अप्रोक्सीमेटली एक रेजिस्टेंस लेवल्स मैं एक्सपेक्ट करके चलूंगा ऊपर की तरफ। तो बेसिकली जो मेरी रेंज रहेगी वो 29,400 से लेकर के 30,170 के बीच में मेरे को एक्सपेक्टेड है कि इस रेंज के बीच में बैंक निफ्टी को क्लोज होना चाहिए, प्रोवाइडेड अगर 30,170 को बहुत स्ट्रांगली अगर वहां पे रुकता है तो हो सकता है कि शॉर्ट कवरिंग आने के चांसेस हैं। तो ये व्यू हो गया बैंक निफ्टी के ऊपर एक्सपायरी का व्यू। ठीक है, नाउ विल कम ओवर टू दी स्टॉक्स जो मैंने पहले स्टॉक्स शेयर करे थे, बिकॉज मेरे पे जैसे ही मार्केट में जरा सा फॉल आया या प्रॉफिट बुकिंग आई, और अभी ये भी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो प्रॉफिट बुकिंग आई थी ये यूके में जो नया वायरस आया इसकी वजह से आई, या फिर कुछ न्यूज उड़ रही थी काफी जगहों पे। बिकॉज मैंने गूगल पे सर्च करके देखा तो मेरे को प्रैक्टिकली वहां पे कोई ऐसा दिखा नहीं न्यूज अपडेट। बट जो व्हाट्सएप ग्रुप्स में जो बहुत सारी न्यूज आ रही थी वो ये थी कि टेक्निकल ग्लिच था एनएसई की साइड पे, करीबन 11:38 के आसपास एक ग्लिच आया जिसकी वजह से जितने भी पेंडिंग ऑर्डर्स थे वो कैंसिल हो गए थे। और जो लोगों ने अपनी लॉन्ग पोजीशंस बनाई हुई थी या जो अपने स्टॉप लॉसेस लगा रखे थे ऑलरेडी लगा के निकल गए थे स्क्रीन से बाहर, उनके वो स्टॉप लॉसेस ट्रिगर नहीं हुए, उस वजह से सेलिंग प्रेशर बहुत ज्यादा बना, बिकॉज मार्जिन कॉल्स आनी शुरू हुई। ठीक है, जिसका मार्जिन मेंटेन नहीं था, डेफिसिट में चले गया एम टू एम उसका, तो वहां पे ब्रोकर ने माल काटना शुरू करा और इस वजह से फॉल आया। ठीक है, तो अभी तक तो फिलहाल यही चीज है, बट मेरे को अभी तक ये क्लैरिटी किसी भी साइट पे अभी तक नहीं मिली। मैं पे स्टॉक्स की क्वेरीज आ रही थी और जो मैसेजेस आ रहे थे मैं उनको क्लियर कर देता हूं, जो मैंने ऑलरेडी स्टॉक शेयर करे थे उनका अभी क्या अपडेट है। सो हमने डिस्कस करा था भारतीय एयरटेल के बारे में। सो बेसिकली भारतीय एयरटेल का क्लियर फंडा था कि 490 के नीचे अगर वो क्लोज हो जाएगा तो वहां पे उसके जो पैटर्न है वो इनवैलिड हो जाएगा। बट अगर हम यहाँ पे पैटर्न बना करके देखते हैं तो यहाँ पे अभी भी पैटर्न इनवैलिड नहीं है। कैसे? ओके, सो यहां से पैटर्न ने मूव करना शुरू करा, यहां पर आकर के इसने हैंडल बनाया, स्टॉक ने ऊपर की तरफ अपनी अपसाइड दी, वापसी वो रीटेस्ट करने के लिए आया, और उस रीटेस्ट करने के बाद पैटर्न ने अभी भी क्लोजिंग नहीं दी है अपने उस पर्टिकुलर लेवल पे। ठीक है, तो अगर ये इसके नीचे क्लोजिंग दे जाता ट्रेंड लाइन के नीचे, यानी 490 के नीचे क्लोजिंग दे जाता, तो यहाँ पे पैटर्न निगेट हो जाता और वहां से फॉल होने के चांसेस थे। ठीक है, बट अभी तक ना ही वो ट्रेंड लाइन के नीचे उसने क्लोजिंग दी, ना ही 490 के नीचे उसने क्लोजिंग दी, और अभी भी इसमें जो स्ट्रीम है, जो पैटर्न का कंफर्मेशन है वो अभी भी क्लियर है। विल कम ओवर टू सीक्वेंट। देखो सीक्वेंट का जो हमने चार्ट डिस्कस करा था वो वीकली चार्ट था, जो भी कंफर्मेशन चाहिए होते हैं वो हमें वीकली चार्ट के ऊपर लेकर के चलना पड़ेगा। यानी अगर कोई भी मेरा स्टॉक वीकली क्लोजिंग देता है एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे तो ही मेरे को उसमें एग्जिट लूंगा। तो इसमें जो भी मेरा व्यू था वो कोई 10-5 रुपए का मूव के लिए व्यू नहीं है, ये बेसिकली एक लंबे टाइम के व्यू के लिए था, जहां पे मैंने क्लियर भी करा था कि यहाँ पे एक पोलैंड फ्लैग टाइप का पैटर्न बना हुआ दिख रहा है मेरे को। और जो भी ऑब्वियसली बात है, जो भी हमारी क्लोजिंग आएगी वो वीकली क्लोजिंग इसके इस लेवल के नीचे मिलेगी तो ही फर्दर डाउनसाइड के चांसेस हैं, अदरवाइज वो अभी भी स्टेबल है। ठीक है, अब इंट्राडे मूव्स उसमें आते रहेंगे। इंट्राडे में आज भी अगर हम कंपेयर करते हैं, लेट से इस हफ्ते का है चार्ट, अगर मैं इंट्राडे का भी कंपेयर करता हूं तो देखो वो नीचे की तरफ गिरा, वहां से वापसी बाउंस करा। तो अगर आपने कोई पोजीशन लॉन्ग टर्म के लिए बना रखी है या आपने मिड टर्म के लिए पोजीशन बना रखी है तो आप उसको बार बार बीच बीच में तो नहीं देखते हो ना, आपको उसको एक टाइम के बाद जाकर के देखना है कि ठीक है मेरे अपने स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हुए कि नहीं हुए। राइट, कॉन्फिडेंस पेट्रो का भी अगेन वीकली चार्ट था। वीकली चार्ट में मैं अभी इसको फिर से खोल लेता हूं, जहां मैंने क्लियर करा था कि यहाँ पे एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर टाइप का पैटर्न बन रहा है। ठीक है, तो एक एक शोल्डर, एक हेड और अगेन एक शोल्डर। अब देखो तो हमें जो भी इसकी कंफर्मेशन मिलेगी वो यहां जब तक वो हेड एंड शोल्डर का पैटर्न को निगेट नहीं कर जाता तब तक हमें उसके स्टॉप लॉस होने की या उसमें एग्जिट करने की कोई भी कंफर्मेशन नहीं मिली। ठीक है, सो अभी भी माय व्यू इज क्लियर, कॉन्फिडेंस पेट्रो अभी यहाँ पे पैटर्न निगेट नहीं करा। जिस दिन ये वीकली क्लोजिंग दे देगा एक पर्टिकुलर लेवल के नीचे, यानी जो मेरा ये ट्रेंड लाइन का जोन है इसके नीचे अगर ये वीकली क्लोजिंग दे देगा और पैटर्न अगर बिगड़ना शुरू होगा तो वहां पे
एग्जिट लेने का फायदा है। अदरवाइज वी कैन एक्चुअली कीप ऑन होल्डिंग दीज पोजिशंस जब तक कि हमें इसके स्टॉप लॉसेस का कंफर्मेशन नहीं मिलता। बिकॉज इंट्राडे देखो, जो मार्केट जिस तरीके से फॉल आ रही थी, एफआईज ने बिल्कुल तेजी से माल बेचा, तो वहां पे इंट्राडे में फॉल आया, बट अगेन रिकवरी के चांसेस हो गए। बिकॉज अगर वॉलिटिलिटी ज्यादा होगी तो स्टॉक प्राइस ऊपर नीचे तो मूव करेगा ही करेगा, ठीक है। तो इट्स बेटर कि आपने जो भी अपने एनालिसिस कर रहे हैं, पहले आप अपना एनालिसिस क्लियर कर लो कि यार मेरे को एक इंट्राडे ट्रेडर हूं या मेरे को एक पोजिशनल ट्रेडर बनना है, ठीक है। अगर आप पोजिशनली किसी स्टॉक को बाय कर रहे हो तो आप उसका एनालिसिस डे एंड में करो। कोई बहुत लंबे टाइम के लिए कोई स्टॉक ले रखा है तो उसका एनालिसिस वीकली क्लोजिंग पे जाकर के करो, ठीक है। अगर इंट्राडे के मूव में अगर आप पोजीशंस को लेकर के पैनिक करने लग जाओगे तो फिर तो आई थिंक एग्जिट ही उसमें क्लियरली, मतलब फिर तो आपने स्टॉप लॉस स्क्रीन के ऊपर लगाया और फिर आप वहां से एग्जिट हो गए, ठीक है। सो इट्स बेटर एनालाइज योर positional trades on day end and not on in the intraday market। आज के लिए मेरा यही व्यू था। मैं एक फॉलो अप सेशन दे रहा था इसके ऊपर, निफ्टी, बैंक निफ्टी और बाकी स्टॉक्स में क्या चीजें लग रही हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो डू लाइक एंड शेयर द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड गुड नाइट। टेक